ओके क्लास, तो वैसे अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में हम यहां तक का सफर तय कर चुके हैं, यानी यहां पर हम आ गए थे। लेकिन एक थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा हिंट दिए देता हूं। अभी कितने लोग परिचित हैं कि राहुल गांधी के मामले में क्या सुनवाई हुई है? क्या उनको थोड़ी राहत मिली है, पूरी राहत मिली है, या क्या हुआ है? किसी को पता है? किसी ने उनको फॉलो करा है मैटर को? ठीक है, और कोई जिसे पता हो कि राहुल गांधी कौन है? पता है ना? हम यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम एक इंडिविजुअल की केस स्टडी पे बात करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप सभी लोग जानते हैं अ पर्सन नेम राहुल गांधी। ठीक है, और ये मीडिया पे बहुत मुद्दा चल रहा है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट 2019 में बोल दिया था कहीं पे, 2019 की बात है ना? बिल्कुल, 2019 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि व्हाई ऑल द थीव्स हैव अ टाइटल फला फला फला, यानी जो चोर वर्ग होते हैं उन सभी का टाइटल एक विशेष नाम से क्यों होता है, वो हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बात के लिए गुजरात के एक मिनिस्टर है, उन्होंने इनको अवमानना का नोटिस दे दिया। अवमानना का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी प्रतिष्ठा होती है और आपकी समाज में अपनी इज्जत होती है, अगर उस पर कभी भी कोई कीचड़ धूमल या उंगली डालने की कोशिश करता है तो आपके पास क्या है कि आप इस चीज के अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हो। तो हुआ ये भाई, जब वो पॉलिटिकल लीडर कोर्ट में गए तो इनके पास, आपको पता है कि सबसे निचली अदालत जो होती है वो सत्र न्यायालय होता है, सेशन कोर्ट होता है। जब ये मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा तो इसमें कौन सी धारा लगी ये भी समझ लो। उस समय लगी थी धारा 499 500 भारतीय दंड संहिता की। इसका सीधा मतलब होता है डिफामेशन। ठीक है, डिफामेशन का मतलब हुई अवमानना या मानहानि। चलो यहां तक तो मामला ठीक था, यहां से राहुल गांधी जी को कोई राहत नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद ये मामला जाता है गुजरात हाई कोर्ट में, तब भी इनको वहां पर कोई राहत नहीं मिलती है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो हमने सुन रखा है कि उसके पास विशेष अधिकार है, परंतु याद रखना वो विशेष अधिकार संसद के अंदर है, सदन के अंदर है, बाहर नहीं है। और इन्होंने जो स्पीच दी थी ये एक रैली के दौरान दी थी, यही इनसे गलती हो गई। तो इसका मतलब सर हमने जो पढ़ रखा है कि संविधान के अंदर विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो तो लागू नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक। लेकिन सर एक बात और नहीं हमारे समझ में आई कि इनके ऊपर जो मुकदमा चला वो एक जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत चला, जिसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं। एक एक्ट है रोपा, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये दो हैं, एक 1950 का है, एक 1951 का है। 50 वाले में सिद्धांत दिए हैं, 51 वाले में 51 में कैसे लागू होंगे। तो इनके ऊपर धारा 8 का मुकदमा चलता है, सेक्शन 8 का, जो कि इससे संबंधित। ठीक है, लेकिन सर ये जो धारा इन पे लगी ये संविधान में भी वर्णित है। हाँ, अनुच्छेद 102 कहता है कि संसद कोई भी ऐसी विधि बना सकती है और उस विधि को बना करके किसी भी सदस्य को, मेंबर को पनिश भी कर सकती है। तो ये याद रखना। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 102 सेक्शन भी दिखेगा, धारा 8 भी दिख सकती है, और तुम्हें आईपीसी का ये सेक्शन भी दिख सकता है। अभी वर्तमान स्थिति ये हुई है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण राहत नहीं मिली है, अर्ध राहत मिली है। अर्ध राहत का मतलब यह है कि इनके पूरे मामले पर स्टे लगा दिया। स्टे का मतलब समझते हो? स्टे क्यों लगाया, उसके लिए कोर्ट को कारण देना होगा। आ जाइए आ जाइए। कभी भी याद रखना, जब भी आप कोर्ट में जाते हो और कोर्ट आपको छोड़ता है, सजा देता है, सजा कम करता है, बढ़ाता है, इन सबके पीछे जज को लिखना होता है रेशनेबिलिटी, यानी इसके पीछे कारण लिखना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भाई हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर को पढ़ा, उसने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि सजा दी जाती है किसी अपराध के लिए, तो जो धारा होती है ना उसमें मैक्सिमम यानी ज्यादा तक दी जाने वाली सजा का वर्णन होता है। लेकिन बहुत ज्यादा अपराध, आपका कह सकते हो आप कि बड़े से बड़ा अपराध होता है तब मैक्सिमम सजा दी जाती है। अब यहां पे धारा 8 ये कहती थी कि सबसे मैक्सिमम यानी ज्यादातर डिफामेशन के मामले में जो सजा दी जा सकती है वो 2 साल की है, 1 माह से लेके 2 साल तक की सजा है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि धारा 8 ये भी कहता है कि अगर कोई भी संसद का सदस्य 2 साल की सजा पा गया तो उसकी सदस्यता तुरंत ही रद्द हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे जज के ऊपर उंगली उठ सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जज ने गलत किया, लेकिन हाईकोर्ट के जज के यहाँ पर बाइसनेस भी दिख सकती थी। बाइसनेस का मतलब ये, तुम 1 साल 11 महीने की सजा दे देते तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही पॉइंट पकड़ लिया
कि चोरी के अपराध में किसी व्यक्ति को उदाहरण के लिए 7 साल तक की सजा है, एक बात मान लेते हैं, या 3 साल तक की सजा है, तो तुम उसे 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल की सजा देते हो। उसने कोई बहुत ऐसी चोरी कर ली है गंभीर, कोई व्यक्ति मर रहा था लेकिन ब्लड बैंक से खून चुरा के भाग गया, तो तुम कह सकते हो ये ऐसा अपराध था जिससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा समाज पे, तो तुम उसे 3 साल चोरी की सजा दे सकते हो। लेकिन तुमने यहां पर उन्हें 2 साल तक की सजा क्यों दे दी, जबकि पहले से ही न्यायालय में 13 ऐसे मामले लंबित हैं ऑलरेडी कोर्ट में जो अवमानना पे चल रहे हैं, लेकिन किसी में भी अभी सजा तक नहीं हुई। तो तुमने जब किसी मामले में सजा तक नहीं हुई है और तुमने इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा अधिकतम सजा दे दी, किस ग्राउंड पे दे दिया? तो इस मामले पे कोर्ट ने इस चीज को कंसीडर किया है और कोर्ट इस पे रेशनेबिलिटी यानी लीगल आधार तय करेगी, लेकिन अभी इस पूरे मामले पे स्टे लगा दिया। सर स्टे का मतलब क्या होता है? स्टे का मतलब ये होता है कि उनकी सदस्यता उन्हें वापस मिल गई जब तक न्यायालय से पूर्ण रूप से ये मामले का अंतिम निर्णय ना आ जाए। तो इस समय वापस उनका वेलकम हो गया है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरे वकील ने क्या दलील दी? दूसरे वकील ने ये दलील दी है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा होती है। इन्होंने जो टाइटल का इस्तेमाल करा है आ जाओ, वो टाइटल देश के सर्वोच्च व्यक्ति का भी है, तो इनको इस चीज से बचना चाहिए। और दोनों तरफ बड़े तगड़े लॉयर थे। एक तरफ थे अभिषेक मनु सिंघवी जो कि खुद कांग्रेस के नेता भी है, ठीक है। आई हैव डन अ इंटर्नशिप अंडर हिम ड्यूरिंग द डेज व्हेन आई वाज इन द दिल्ली, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ जो है भैया राम जेठमलानी जी के बेटे हैं, तो वो भी तगड़े लॉयर है। तो इन दोनों लॉयर्स की जब बहस हुई ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पहले ही कह दिया था कांग्रेस वाले लॉयर से कि तुम्हें बहस तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा मामला है भैया, अगर तुमने इसमें बहस तगड़ी नहीं करी ना तो हाथ से निकल जाएगा। तो अभी स्टे हो गया है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी, ये मेरा कंसाइंस कहता है। मैं पहले से वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मामले में जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अपना रुख पलटता है ना, तो दिख जाता है कि यार है कुछ कमी है, तो बात आई। इसलिए आपको ये चीजें तो नहीं भूलनी। सर धारा 8 रोपा एक्ट की, अनुच्छेद 102 और धारा 499 और 500 आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की, ये मैं जब संसद पढ़ाऊंगा, संसद के विशेष अधिकार पढ़ाऊंगा, तो ये मैं पूरी केस स्टडी कराऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे आपको एक चीज और समझनी है, 1784 में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि पिट्स के समय पे डबल गवर्नमेंट आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 हिस्से बांट दिए थे। कौन कौन से 2 हिस्से थे जरा बताना, ठीक है। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने ये पढ़ाया था 1784 में कि 1773 से अधिनियम बनना शुरू हुए थे, 1781 आया था, फिर 1784 आया था। इस 1784 में जो अधिनियम बनाया था ये पिट्स ने बनाया था। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पी से पोजीशन, आई से इंट्रोडक्शन, टी से डबल सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1773 में इनको कंट्रोल नियंत्रण हेतु इनके पास सीओडी बनाए थे, जैसे हम कहते थे निदेशक मंडल या निदेशक बोर्ड या निदेशक परिषद। इसको 20 से काट करके इन्होंने बताया था निर्णायक बोर्ड और निदेशक बोर्ड, ठीक है। अब ये जो विवाद है ना, ये जो विवाद, ये भी एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका, और ये भी एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं, मजा आ जाएगा। आ जाओ अरुण, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सब लोग बोर्ड की तरफ बैठ जाओ अरुण, तुम्हें भी मैं समझा देता हूं, और सही टाइम पे एंट्री मारी है तुमने। तुम्हें अभी 1 सेकंड के अंदर एक तीसरी चीज पता चलेगी जो बड़ा इंटरेस्टिंग होती है। ठीक से बैठना, उधर बीच में कुछ पड़ा हुआ है सीट पे, इस वाली पे बीच में, ठीक सीट पे बैठे हो, बैठे रहो। अरुण मैंने ये बताया 1784 1784 में पिट्स के अंदर दोहरी सरकार मैंने पढ़ाई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो परिषद था निदेशक वाला, उसे 20 से काट के नियंत्रक बना दिया था और निदेशक बनाया था। ये दोनों कार्यपालिका हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, गवर्नर कौन होता है? गवर्नर लेजिस्लेटिव की एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या फिर विधायिका? तो तुम्हें कहना है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। मेरी बात ध्यान से समझना। सीएम कौन होता है? सीएम एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव भी होती है, एग्जीक्यूटिव भी होती है। ये तीनों ही पद ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव भी हैं और लेजिस्लेटिव भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मजे की सुनो कि तुम्हें ये जो 2 लोगों का विवाद दिख रहा है ना, ये वाला 1784 का, अगर तुम अपनी आंखें खुली रखते हो तो तुम्हें ये लगेगा, नहीं समझे? इसका मतलब ये सर, दिल्ली के अंदर जो चल रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि केंद्र से स्थापित किया गया पद होता है, आप सभी को पता है, लेकिन वहां पर दिल्ली की सरकार भी है। तो अच्छा सर, कनेक्टिविटी ये है कि 1784 में भी दोनों अधिशासी लड़ रहे थे, और जब से गवर्नमेंट बदली है, दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर ही सरकार है, ये बात याद रखना। वही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वरना चंडीगढ़ और भी अन्य यूनियन टेरिटरी है, कहीं पे सरकार नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली का विवाद ये है सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी
एग्जीक्यूटिव है जो केंद्र से आया है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है। तो जैसे 1784 का मुद्दा कभी नहीं निपटा था ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का और इनका भी मुद्दा बढ़ता रहेगा। कैसे करके? अभी हाल ही में एक बिल आया है, दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश। वो एक्ट नहीं बना है, अध्यादेश तब होता है जब कोई भी, अच्छा, अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब भी वहां पर जो सदन होता है वो इस समय अपने रेगुलर सर्विसेज को नहीं दे रहा, यानी सदन का क्या हो चुका है, विघटन कह सकते हो, अभी सदन सुविधाओं में नहीं है, सेवाओं में नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को भी शक्ति होती है, राज्य के मतलब राज्य के राज्यपाल को भी शक्ति होती है कि वो अध्यादेश ला सकता है, जिसकी अधिकतम जो है वैधता होती है 6 हफ्ते तक। अब यहाँ पे विवाद ये चल रहा है, जो आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि आईएएस आईपीएस और जितने भी ऑफिसर हैं उसके ट्रांसफर की पावर किसके पास होनी चाहिए? ये कह रहा है मेरे पास होनी चाहिए, ये कह रहा है मेरे पास होना चाहिए। अब कमाल की बात यह है कि दिल्ली के अंदर पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक आदेश, लैंड यानी कि जमीन, और पुलिस, ये ऑलरेडी किसके पास है? ये सेंटर के पास है। अब सेंटर इसी सूची में बढ़ाना चाह रहा है सर्विसेज। अब तुम इस पूरी स्टोरी को जना कनेक्ट करो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट, मैं सरकार को नहीं टोक रहा हूं, सेंटर को थोड़ी देर के लिए क्वीन मान लो, और क्वीन जो है अपने ब्यूरोक्रेट्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बैठाना चाह रही है दिल्ली के अंदर टू कंट्रोल द दिल्ली। बात समझे? यानी सेंटर क्या कर रहा है? सेंटर एक ही काम कर रहा है, सेंटर चाह रहा है देखो दिल्ली क्यों नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कौन बैठे हैं? ब्यूरोक्रेट्स, और जो डीएस है, आईपीएस है, आईएएस है, वो ग्राउंड रिपोर्ट पे सबसे तीव्र काम करते हैं। अगर तुम्हें अभी पीलीभीत में आज 24 घंटे के अंदर सफाई चाहिए ना, तो तुम एक बार यहाँ के डीएम सर को किसी से ऑर्डर की बात करवा दो, और अगर डीएम सर का दिमाग घूम गया तो 2 घंटे में पीलीभीत से पूरा कूड़ा साफ हो जाएगा, हो जाएगा। सेंटर को पता है कि यार लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैंने वहां बैठा रखा है, अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ किसी ऐसे को ले लूं जो ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करता है, तो दिल्ली के अंदर मेरे लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे, पॉलिटिकली भी खुल जाएंगे, कंट्रोल करने के भी खुल जाएंगे। तो ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ना तुम्हें बना के चलनी है। लेकिन जब भी तुम इंटरव्यू दोगे तब तुम्हें नहीं बोलना है जो मैंने बात बोली, तब तुम्हें यही बोलना है कि गवर्नमेंट ठीक कर रही है, यूनियन ध्यान रखती है स्टेट का बड़े भाई की तरह एंड ऑल दैट, समझ गया ना। इंटरव्यू में तुम्हें गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करना। मैं बस ये तुम्हें हिंट देना चाह रहा हूं कि हम लोग दिल्ली से भिन्न कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, यही सब दिल्ली की बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, तो तुम्हारे टीचर कैपेबल है, लेकिन मैं समय समय पर बताऊंगा। हम लोग चढ़ाई माउंट एवरेस्ट की कर रहे हैं, उससे पहले तुम्हें पूर्णागिरी वाली जो है ना माता के पास तक जाना, फिर अरावली पे फिर डायरेक्टली तुमसे कहूंगा वो रहा एवरेस्ट, तो तुम मुझे फेंक दोगे उठा के। चलो वापस एक्ट पे आ जाते हैं। थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी कि सर ये विवाद है क्या, है ना? बताइए किसमें? क्योंकि इसकी एक परिभाषा की दूरी नहीं है, मानहानि परिभाषा तो बेसिकली मोदी जी कौन है? ठीक है, ठीक है। उनकी मानहानि को कब लगता है? किसी समुदाय के लिए नहीं कहते, तब जब कोई व्यक्ति पूरे समुदाय के लिए कहता है तो ये लागू नहीं होती है, व्यक्तिगत नहीं होता। ये बात आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें एक ये भी आधार होता है, जैसे मैंने कह दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, सारे वकील चोर हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सारे वकील में जितने यहाँ पे अगर कोई वकील भी बैठा हो तो वो क्या कह सकता है आपने मेरा नाम लिया? नहीं कह सकता। अब दुनिया में एक ही टाइटल के लोग मोदी थोड़ी हैं, और इनफैक्ट आपको कमाल की बात बताऊं, नीरव मोदी ने अपना एफिडेविट भी लागू कर दिया, कोर्ट में दे दिया कि मेरा असली नाम नीरव मोदी नहीं थे, उसका नाम कुछ और है, ठीक है। आ जाओ बैठ जाओ। तो जो आप ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं इसके पीछे मैं ग्राउंड बता रहा हूं, मैं बता, नहीं अरुण, कभी भी नहीं। इस पे सेटल्ड लॉ है, ये चीज याद रखना सभी लोग। जो कृष्णपाल ने बात कही ये बिल्कुल सत्य है। मैंने लॉ में पूरा एक किताब के अंदर, अरुण तुम थोड़ा सा लेट आए हो, एक सेक्शन है डिफामेशन। अब मैं आपको 2 चीजें बता दूं कि मानहानि 2 तरीके की होती है, एक आपराधिक होती है और एक होती है सिविल। तो ये जो मामला बना है ना, ये आपराधिक वाले में है, और आपराधिक में व्यक्तिगत को लायबल ठहराया जा सकता है। अब समझ गए? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीजें मैं आपको समय समय पर बताता भी रहूंगा, अपने नोट्स में दूंगा, लेकिन इसे इंटेलेक्चुअल लेवल हम लोग कहते हैं डिबेट। ऐसी डिबेट होना चाहिए क्लास में कि जैसे इन्होंने उसको डीप पढ़ा तो इन्होंने सवाल पूछा, वो यही सब ना मेंस में और प्री में आपको मिलेगा, आप देख लेना, ये सब आता ही पीटी में आएगा ही। और इस पे आप बिल्कुल मिस मत करना, जैसे ही विजन की मैगजीन आएगी ना अगले महीने की, आपको सबसे पहले राहुल गांधी वाला पॉलिटी के सेक्शन में जाके पूरा कॉलम पढ़ना है, उसमें बहुत अच्छे से दिया होगा। बिल्कुल। और अभी तो ये भी ध्यान रखना, सबसे आसान चीज, मणिपुर राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है?
देखा, घूम गए। विशेष राष्ट्र दर्जा प्राप्त है, विशेष राष्ट्र दर्जा। बिल्कुल सही। दैट इज नॉट अ यूटी, दैट इज नॉट अ स्टेट, लेकिन उसे विशेष जो दर्जा मिला है। अब ये इस साल पढ़ाना टीचर की भी जिम्मेदारी है कि विशेष दर्जा देने वाले राज्यों में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें प्री में मिलेगा कि मणिपुर का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन स्पेशल प्रिविलेज दिए जाने वाले जो होती है कंडीशन, परिस्थितियां, वो क्या क्या होती हैं, तो ये तुम सीखोगे। चलो, नहीं, मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी का डायरेक्टली नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको सिंपली कर दे रहा हूं डिफामेशन। देखो, क्वेश्चन ये आएगा डिफामेशन, मानहानि, इनमें से कहां कहां प्रावधान है, तो वो लिख देंगे संविधान 102, रोपा, धारा 8, आईपीसी 499। इसमें राहुल गांधी आई नहीं। हाँ, टेस्ट सीरीज में तो आपको मिलने शुरू भी हो गए होंगे, सही कह रहे हो। चलो, अभी तक जिसको कुछ समझ में नहीं आया, डोंट गेट नर्वस, अब हम लेक्चर अपना शुरू कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट करंट के मुद्दे थे, और ये कृष्णपाल ही नहीं, मैंने भी सोचा है कि हम लोग जब स्टार्टिंग में आया करें तो 2-4 मिनट स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ करंट का जो चल रहा हो वो डिस्कस कर लें, ताकि जब मैं समझाऊंगा तो तुम कनेक्ट कर जाओगे। ठीक रहेगा? चलो, अब शुरू करते हैं। लास्टली हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? 1857 करवा दिया था तुम लोगों ने, ठीक है, मैंने तो नहीं कराया था। 1857, अच्छा चलो गुड, ओके। 1833, 1853, ठीक है, आ जाओ। अब आओ 1858 पे, ठीक है। एक बार मैं आपको एक चीज फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं 5 मिनट में, पूरी कंपनी से लेकर के, तुम लोग भी अपनी कॉपी में बनाते रहना, ठीक है। ये चार्ट बहुत छोटा होना चाहिए ताकि तुम्हारा एक क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि हम लोग मिल रहे हैं 2 दिन के बाद तो मिल ही रहे हैं ना, फ्राइडे को पढ़ाया, सैटरडे को, अच्छा एक ही दिन का गैप हुआ, बरेली वाला। कंपनी कब बनी थी? कंपनी 1600 में ये कंपनी बनी थी, पर सर कंपनी तो फ्लिपकार्ट भी है, अमेजोन भी है, इस कंपनी के पास विशेष क्या था? रॉयल चार्टर, शाही फरमान। सर ये शाही फरमान उस समय की क्वीन ने दिया था, और क्वीन का मतलब हो गया कि इस कंपनी के साथ खड़ा था स्टेट। स्टेट का मतलब वहां की गवर्नमेंट, वहां के राजशाही लोग, तभी ना कंपनी सरवाइव कर पाई। तुम्हारे साथ तुम्हारा भैया खड़ा हो और वो बहुत मजबूत हो, जिम करता हो, तो तुम दूसरे को कूट लोगे, और तुम अकेले पड़ जाओ तो खुद कूट के आ जाओगे, सिंपल है। तो भैया कंपनी के साथ जिम वाले लौंडे खड़े थे, बात आ गई समझ में। उसके बाद ध्यान से सुनना कि ये जो कंपनी थी, इसका उद्देश्य क्या था? ट्रेड करना, व्यापार करना, लेकिन क्वीन का दोनों था। क्वीन का था प्रॉफिट भी निकालना है और क्षेत्र का विस्तार भी करना है, विच इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और जब किसी को भेज करके किसी सीमा पर, किसी देश पर, किसी राज्य पर, उस जगह से संपत्ति भी हड़की जाती है और प्रॉफिट भी कमाया जाता है, तो ये विश्व इतिहास में कौन सी नीति कहलाती है? क्या कहलाता है? साम्राज्य। अरे वाह, सब सीख गए, ठीक है, लेकिन मार्कर नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। साम्राज्यवाद, इंग्लिश वालों इंपीरियलिज्म कहते हैं ना, इंपीरियल पावर, तो इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद बढ़ाने वाली शक्तियां, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये सब चल ही रहा था कि हमने ये देखा, इन्होंने यहाँ पे क्वीन से परमिशन ली। जब ये भारत में आए थे तो करीब करीब 1608 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी, कह सकते हो मुगल से अनुमति ले ली थी। सर मुगल को क्या चाहिए था? मुगल को क्षेत्र विस्तार नहीं चाहिए था, मुगल को चाहिए था पैसा और गिफ्ट, बात आई, सीधे सीधे मुनाफा। तो भैया जो मुगल थे वो पैसे के लालची थे, उन्हें प्रॉफिट चाहिए था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा तो था क्वीन ने कि हम क्षेत्र का विस्तार करेंगे, लेकिन ये जो व्यापारी आए थे इन्हें नहीं पता था क्षेत्र का विस्तार कब करना है। लेकिन धीरे धीरे ये समझ गए, जब 1707 में मुगल की स्थिति क्या होने लगी? डाउन। इसी बीच में भारत पे एक गहरी लूट हो गई, जिसे बोलते हैं 1739 में करनाल का युद्ध। इसमें जो शासक था उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह कूद के भारत आया, और भारत आने के बाद उस समय मोहम्मद शाह था, ठीक है। उसने मोहम्मद शाह के साथ 57 दिन तक उसको धोया मार मार के, और डेली बांध करके ले जाता था गाड़ी पे बैठा करके, देख गाड़ी तो नहीं थी, घोड़ा था, खींच के देख मैं 6-6 घंटे डेली कत्लेआम कर रहा हूँ, सारा पैसा लूट रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मुगल्स के पास से पैसा भी सारा का सारा खत्म हो गया। अब जिसके पास पैसा नहीं बचा, जिसके पास शासक नहीं बचे, उस पर कोई भी आकर के आसानी से कब्जा कर सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी, और इसी का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियों के चारों ओर शुरू कर दी किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन। इंग्लिश वालों, फोर्ट माने किला, फोर्टिफिकेशन माने किले का विस्तार करना, चारों तरफ ईंटें लगा लेना, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं किलाबंदी या घेराबंदी।
जब ये किलाबंदी करना शुरू कर दी तो फिर इनका युद्ध हुआ किसका? मुगल को ये बात बुरी लगी और उस समय टेक्निकली मुगल नहीं बचे थे, स्वतंत्र शासक बचे थे। ऐसे बंगाल का एक स्वतंत्र शासक था जिसका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। सुना है कभी? मुर्शिद कुली खान का ही नाम सूर्य नारायण मिश्रा था, वो कन्वर्टेड था। ये भी बात समझ लेना, मेरा इतिहास फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके बाद सूर्य नारायण मिश्रा यानी आका ऑल्सो नोन एज, उनका दूसरा नाम मुर्शिद कुली खान, उसके साथ में उसी का बेटा अलीवर्दी खान, उसका नाती सिराज उद्दौला बैठा हुआ था। तो सिराज उद्दौला ने ये कहा कि तुम ये जो किलाबंदी कर रहे हो ये गलत है। इसके विरोध में अंग्रेज के 3000 लोग इकट्ठे हुए और उनके पास 18,000 थे, लेकिन अंग्रेज ये जीत गए और बिना लड़े जीत गए। बिना लड़े कैसे? आपको पता है, करप्शन से, ठीक है ना। उन्होंने मीर कासिम को खरीद लिया, मीर कासिम को दिया, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसी स्कीम है, और वो लालच में आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर तो 1757 में तो अंग्रेज शासक बन गए होंगे ना? नहीं बेटा, अभी तुम पिकाचू बने हो, राइचू बनने में टाइम है। पोकेमॉन देखते हो सब? नहीं देखते हो, बड़े हो गए हो। चलो, उसके बाद 1757 में कंपनी शासक क्यों नहीं बनी? क्यों? क्योंकि इसे अभी किसी भी प्रांत से राजस्व वसूलने का अधिकार नहीं मिला था। तो 1764 में सर ऐसा क्या हुआ? 1764 में एक तरफ 3 शक्तियां थी, मुगल भी थे, अवध का राजा भी था, एक और शासक भी था। इन सबको परास्त करने के बाद इन सभी के क्षेत्र को अंग्रेजों ने ले लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने उस समय 3 क्षेत्र जीत लिए जिसका नाम था बैंक ऑफ बड़ौदा। सर बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ट्रिक, ठीक है। यहां से 1764 से इन्हें 2 चीजें प्राप्त हुई। पहला, राजस्व वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलना यानी कि विच इज कॉल्ड टैक्स कलेक्शन राइट, और दूसरा मिली वैधता। सर ये वैधता को जरा समझा दीजिए। समझा देता हूं। तुम्हारे पापा पुलिस में हैं तो इसका मतलब यह है कि वो रोड चलते गुंडे को हड़का सकते हैं, भाग यहां से। लेकिन तुम्हारे पापा पुलिस में नहीं है तो गुंडा रोड चलता उनसे कह सकता है सही से जाओ, सही से। वो बात अलग की है कि दोनों में लड़ाई होगी। चलो, कहने का मतलब यह है कि लेजिटिमेट वैधता वाला वो व्यक्ति होता है। पीलीभीत में राजस्व वसूलने के लिए एक विभाग है, कोई भी राजस्व नहीं वसूल लेता ना, कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को क्या कर रखा है? नौकरी पे नियुक्त कर रखा है कि जाओ बत्ती का बिल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वैधता आ गई राजस्व वसूलने की। अब जिसके पास टैक्स इकट्ठा करने की पावर आ जाएगी वो तो अतः पैसा कमाएगा। लेकिन हो उल्टा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से, आ जाओ जो भी है, जल्दी आओ, ज्योग्राफी के लिए जल्दी आ गए, बैठो। आपका नाम, आप नहीं आज पहली बार आई हैं तो रैगिंग होगी, मतलब रैगिंग एक अपराध है, बैठ जाओ, ठीक है। डोंट प्रमोट रैगिंग, बैठ जाओ। बीच वाली सीट पे कोई ना बैठे, उस पे आपके लिए क्लास का माहौल महकता रहे, बहुत विशेष इंतजाम किया गया है। कस्तूरी मिर्च से स्पेशली कस्तूरी मंगा करके छिड़की गई है वहां पे, ठीक है। चलो बैठ जाओ। जो लोग आज पहली बार आए उन्हें थोड़ी समस्या होगी, लेकिन 1857 से वो कनेक्ट कर जाएंगे। चलो वापस शुरू करें। कोई दिक्कत इधर कृष्णपाल वगैरह को? हाँ, इलाहाबाद 2 संधियां, बिल्कुल सही। 1765 1765 में संधि के साथ, लेकिन 1764 में उसने मौखिक तौर पे कह दिया था शाह आलम ने कि जाओ आज से तुम राजस्व वसूलो। लेकिन उस चीज का लिखित संधि जो हुई थी वो तब हुई थी जब अंग्रेजों ने भी उसे 25 लाख रुपया दिया था, उससे 2 करोड़ रुपया लिया था और उसे सरकारी पेंशनर बना के बिठा दिया था। समझ गए? अरे हिस्ट्री इज ऑल अबाउट माई फेवरेट सब्जेक्ट। चलो, 1764 में वैधता और राजस्व बन गया। अब सुनो टर्निंग पॉइंट जो तुम्हें याद आ जाएगा। 1764 का समय आ गया, कंपनी बनी थी 1600 में। क्वीन का ध्यान गया, अरे वाह कंपनी के पास तो अब प्रांत आ गए, कंपनी बहुत पैसा कमा रही। क्वीन ने फोन किया, क्वीन ने फोन करके रॉबर्ट क्लाइव से कहा पैसा भेजो, जरूरत पड़ी है। तब यहां पर ये जो 1764 के टाइम पे कंपनी थी ना, कंपनी के जितने कर्मचारी थे वो बहुत ज्यादा अमीर हो चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव उस समय का जेफ बेजोस बन चुका था, समझ गए ना, देश का नंबर 1 आदमी। वैसे अब तो इलॉन मस्क है, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव देश का, विश्व का सबसे नंबर टॉप का अमीर आदमी था। उसके पास संपत्तियां थी, होटल्स थे, मोटल्स थे, अमेरिका में संपत्ति पता नहीं क्या क्या था। अब ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी से बैठे ऊपर क्वीन को तो दिख रही थी, तो क्वीन ने कहा हमारा पैसा दे दो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ड्रामा करा, बोले देखो हमने इतने युद्ध लड़े और तो और वहां पर क्या हुआ, भुखमरी फैल गई थी, हमने परोपकार के काम करे, हम पे बिल्कुल हम पे कोई पैसा नहीं बचा है। उल्टा पैसा तो दिया नहीं, कोई भी तो नहीं। अच्छा चलो, पैसा तो दिया नहीं, और पैसा ना देने के अलावा उल्टा पता है कंपनी ने क्वीन से मांग लिया 1 मिलियन पाउंड का लोन। अब जब लोन मांग लिया तो क्वीन का तो रातों की नींद उड़ गई, बोली ये तो पैसा तो दे भी नहीं रहे और उल्टा पैसा मांग रहे हैं। तब क्वीन ने कहा जो नया बच्चा कोई आया है, नया बच्चा, उसी का रोस्ट करते हैं। कौन आया नया बच्चा? आज कौन आया? पीछे, हाँ आप खड़ी हुई है, बस 2 सेकंड लगेंगे। आपके सपने में सोनपरी आ गई,
ठीक है, अब ये लोग समझ जाएंगे। सो आपका नाम क्या है? धारा नमक, हाँ दोबारा बोलिए, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, सॉरी। अच्छा, दीपमाला राणा जी, ठीक है। हाँ, तो दीपमाला राणा जी के जो है सपने में सोनपरी आती है। सोनपरी कहती है देख तुम्हारा आ रहा है बर्थडे दीपमाला, ठीक है। तो दीपमाला कहती है हाँ। बोले बर्थडे पे तुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए 1 लाख करोड़ रुपए के साथ, या फिर तुम्हें पीएम बनना देश का, तो क्या चूज करोगे? लैम्बोर्गिनी 1 लाख करोड़ रुपया जिससे कोचिंग करके लवासना जा सकती हो, क्या चूज करोगी? लैम्बोर्गिनी? बैठ जाओ। माई होल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इज चेंज बाई दीपमाला, ठीक है। ये बात अंग्रेज भी सोच सकते थे। मैंने एग्जांपल क्यों दिया दीपमाला, मैं बताता हूं। अगर क्वीन चाहती तो उनसे कह सकती थी तुम्हारे पास जितना पैसा है और जितना तुम्हारे सदस्यों पे पैसा है मैं सबसे खींच लूंगी, छीन लूंगी, लेकिन क्वीन ने दिमाग लगाया। क्वीन ने कहा कि आज पैसा दे देंगे लेकिन फिर चोरी करेंगे, फिर पैसा बढ़ा लेंगे। इसीलिए क्वीन ने दिमाग लगा करके कहा कि मैं इनके ऊपर लॉ बनाऊंगी। इसलिए जो मैंने पीएम बोला, पीएम का मतलब यह है कि वो संसद में बैठ के विधि भी बनाते हैं क्योंकि वो विधायिका भी है, तो लॉ बनाने की पावर बड़ी है। कैसे? दीपमाला एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 8 नवंबर 2016 को एक व्यक्ति टीवी पे आएगा और कहेगा दीपमाला की लैम्बोर्गिनी तो चला लो लेकिन सारा का सारा पैसा खत्म। तो पीएम की पावर ज्यादा बड़ी हो गई ना, तो आपको पीएम चूज करना था। लेकिन आप मेरे पहले लेक्चर से नहीं आई हो तो थोड़ा तकलीफ तो होगी। चलो, बात आई समझ में? तो 1764 के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए बनेगी विधि। 1773 में तुम्हें मिल जाता है गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है विच इज कॉल्ड केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। कई बार बता चुका हूं, जब बॉम्बे और मद्रास की विधि बनाने की शक्तियां, लॉ वाली शक्तियां उठ करके बंगाल में चली गई, तो गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्पेशली कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि अब भैया केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1773 में ये सारी चीजें शुरू हुई। उसमें जो कमी आई थी 1781 से दूर करी गई। 84 में वहां सरकार बदली, पिट भाई साहब आ गए। 24 साल का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आया। उसके अंदर नायक वाली भूमिका थी। वो नायक पिक्चर देख के आया था। उसने कहा मैं एक दिन में करप्शन मिटा दूंगा, लेकिन अंत में वही मिट गया और करप्शन नहीं मिटा पाया। 1793 का टाइम आया। क्यों आया? क्योंकि 1773 में कंपनी के ऊपर जब विधि बनाई थी तो 20 साल के लिए बनाई थी कि हम 1793 में तुम्हारे पे पुनः विधि बनाएंगे, नियमों को बदलेंगे, क्योंकि व्यापार की परिस्थितियां बदलती हैं। बात आई ना समझ में? क्लियर है? हाँ, अटेंडेंस भी साइन कर दो। कस्तूरी मिर्ग ना हिल जाए ध्यान से। चल, कस्तूरी मिर्ग तो नहीं है। उसके बाद 1793 के बाद 1793 में आपको मैंने बताया था कि अफीम को लेकर युद्ध हुए थे। अफीम वाले युद्ध सबको याद होंगे, चीन के साथ, भारत के साथ। क्योंकि भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अफीम की स्मगलिंग कर रही थी, तो चाइना ने हमारे साथ भविष्य में तो व्यापार में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं दिखाई। इसके पीछे हमारा पास्ट यानी भूतकाल जिम्मेदार है, क्योंकि उस समय पर जो अफीम थी उसके नाम से चाइनीज चिढ़ जाते थे। इसलिए 1793 में उन्होंने व्यापार हमारे साथ में करने की घोषणा को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय पे फ्रेंचाइजी सिस्टम आया था, कंट्री प्रिविलेज, ठीक है ना, देश के लिए दिया जाने वाला व्यापार के हेतु विशेष अधिकार, ये भी खत्म करो। 1813 आ जाता है। सर 1813 में आपने 3 चीजें बताई, शिक्षा, धर्म, व्यापार। उस पर क्यों प्रभाव पड़ा? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे बैठा हुआ था, उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करी थी, और महाद्वीपीय व्यवस्था के जो भी खिलाफ जाएगा वो भैया नेपोलियन बोनापार्टे का दुश्मन बनेगा। ये भी बात क्लियर हो गई थी। 1833 आया था। 1833 में केंद्रीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी 60 साल में। इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का क्या नाम हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल बना था वो कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन इंडिया का कौन बना? विलियम बेंटिक। ये दोनों तक कहानी थोड़ी समझ में आई थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि 1833 में कंपनी नष्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि उस समय आईएएस बनने के लिए प्री मेंस इंटरव्यू नहीं चलता था। उस समय चलता था हेले बेरी विश्वविद्यालय, जहां चाचा ने सिफारिश कर दी, तुम चले गए, तुमने 4 साल का बीटेक करा, वापस आए, तुम्हें सीधे कुर्सी पे बैठा दिया। ये था पहले कलेक्टर बनने का सिस्टम। तो तुम सोच रहे हो कि बोला समय वापस आ जाए, उसके लिए तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा काबिज करवाना पड़ेगा, जो कि गलत। तो खैर 1833 में हमने ये भी देखा कि मैकॉले ने कहा कि 1813 में आपने एकाधिकार कम करने का प्रयास करा, लेकिन चाइना के साथ और चाय पत्ती दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बना रहा, जो कि 1833 में खत्म कर दिया गया। 1833 में पूर्ण रूप से व्यापार खोल दिया गया। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति भी हो रही थी, लेजिस फेयर पॉलिसी भी आई थी, और दुनिया बहुत तरक्की से व्यापार को महत्व दे रही थी। नेपोलियन बोनापार्टे मर चुका था, वरना नेपोलियन बोनापार्टे का सामना करना पड़ता। कहां मरा था? सेंट हेलेना आइलैंड पे, उसे वही कैद कर दिया था। अभी सबको बोरिंग लगेगा, जैसे ही 1 मिनट का समय खत्म हो रहा है फिर मैं तुम्हें 1857 के रोचक दृश्य दिखाऊंगा, ठीक है? शर्तें लागू। उसके बाद 1833 में विधि आयोग की स्थापना भी करी जाती है। विधि आयोग की स्थापना क्यों करी जाती है? क्योंकि भैया भारत में जो व्यापारी आ रहा वो सीधे पूछता है कौन सा लॉ चल रहा है,
अब अमेरिका में बंदूकें जो है उन्हें रखने के लिए लाइसेंस नहीं है। अमेरिकी यही सोच के तुम्हारे यहाँ आ गए और तुम जैसी घोनिया चौराहे पे पूछे तुम्हें फड़के AK-47 रखी हुई मिली, तमंचे मिले और बेच रहे हैं, पिस्टल ले लो पिस्टल, तो तुम कहोगे अबे इंडिया में तो बैन है, काहे से पिस्टल बेच रहा है। तो इसीलिए अमेरिका को भारत की विधि पढ़नी पड़ती है, क्योंकि भारत में वही शस्त्र ले सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। क्लियर हुआ? तो इसलिए लॉ बनना शुरू हो गया। 1853 का समय आया, भारतीयों के लिए इंपीरियल सिविल सर्विसेज जो कि उच्च श्रेणी की होती थी, दरवाजे खुल गए और 1854 में मात्र 21 साल में तुम्हें मिला पहला कलेक्टर, जिसका नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। यहां तक कहानी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने यह सोचा 1853 के ठीक 20 साल के बाद यानी 1873 में हम विधि बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। 1873 में IAS बनने की जो उम्र का पड़ाव था, क्यों उन्होंने 21 साल में एग्जाम निकाला? क्योंकि उस समय 21 साल उम्र ही थी बैठने की। उसके बाद उन्होंने इस उम्र को भी कम कर दिया था, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अब आता है इंटरेस्टिंग तथ्य, अंग्रेजों ने सोचा नहीं था। मैं उदाहरण देता हूं। एक दिन अरुण ने जब हाई स्कूल में चिरौंजी लाल में 2-4 लड़कों से लड़ाई के दौरान उन्हें पीटा, तब भी अरुण इतने ही तगड़े थे, अब भी अरुण इतने ही तगड़े हैं, लेकिन वो और तगड़े हो चुके हैं जो 10th में पिटे थे। अब अरुण ने सोचा ये मुझे क्या मार लेंगे, अरुण निकल गए आराम से मोहल्ले में, फिर उनको 4-4 ने मारा। चलो ठीक है ना अरुण, सही चली स्टोरी नहीं सुनानी थी। चल वापस आ जाओ, तुम्हारी अटेंशन आ जानी चाहिए, ठीक है? अब अटेंटिव हो जाओ और ध्यान से सुनना। 1857 में भारत में क्या हुआ था बताओ? ये सब मिटा दो। हाँ भैया, कौन सा वॉर हुआ था बताओ? कौन से युद्ध लड़े गए थे? वजाहत क्या हुआ था 1857 में? वाह वाह। और 1947 में प्लासी, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। वजाहत तुम इसी साल कर रहे हो ना सिर्फ कोचिंग। चल आ जाओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने अभी आपको जो अधिनियम पढ़ाया था वो ये था। इस अधिनियम के बाद निर्णय होना था कि 20 साल बाद मामला आगे बढ़ जाता 1873, लेकिन कंपनी की स्थिति बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी, इसलिए ये रूल भी खत्म कर दिया और उसी समय से चार्टर अधिनियम का सिस्टम भी समाप्त हो गया। 1793 से लेकर 1853 तक चार्टर बोला जाता है। उससे पहले कौन सा आया था? पिट्स, उससे पहले संशोधन और उससे पहले विनियमन अधिनियम। अब तुम बहुत डीप मत जाओ, सब भूल जाओ। 1857 की स्टोरी में आ जाओ। 1857 की स्टोरी में मुझे तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, उसके कारण क्या क्या थे बताओ? बहुत आसान चीज पूछ रहा हूं, सबने पढ़ी होगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जिसके पास हिस्ट्री BA में भी है ना, उसने भी ये पढ़ा होगा, MA में भी है वो भी पढ़ा होगा। है गलत BCom कर लिया? नहीं, सब कुछ तो पैसा ही है ना। मैं 1857 पढ़ा तो पैसे के लिए रहा हूं ना, तो है तो सब कुछ BCom। चलो वापस, इस पढ़ाई में काम नहीं आएगा। हाँ, 1857 के कारण क्या क्या थे? 1857 काऊ की मीट का यूज होता था और उसमें रिवॉल्वर वगैरह में, तो उसके लिए वो लोग अगेंस्ट थे। अच्छा, इन्होंने तत्कालिक कारण बताया है उस समय P53 राइफल वाला, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट 0.99%, फैट 98%। समझ गए ना? दो ऐसे विशेष जानवर थे जिनकी चर्बी, मीट नहीं चर्बी। हाँ हाँ, वो बिल्कुल आप सही, हम बात कर रहे हैं इंसान की। आप पहुंच गए हो रॉकेट साइंस तक तो ठीक है, लेकिन अब आप सुनो, इन्होंने ठीक बताया कि वो तत्कालिक कारण था, इमीडिएट। ठीक है, अभी मैं उससे पॉलिटिक कनेक्ट करूंगा तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन और क्या क्या कारण? राजनीतिक कारण। बिल्कुल सही। और इन्होंने राजनीतिक लिखा, लेकिन राजनीतिक कौन कौन से कारण थे? आ जाओ आ जाओ, अगले क्लास के लिए आप जल्दी आ गए। क्या नाम है आपका? अच्छा, ANM। अच्छा बैठ जा। अरे हम ऊंचा सुनते हैं ना। सेना का विद्रोह। सेना का विद्रोह, सेना का विद्रोह बता चुकी हूँ। और बताओ राजनीतिक कारण बताओ भैया, बोलो। इंटरफियर कैसे, क्या और क्या क्या होगा? राजनीतिक कारण थे सर, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे सर, सामाजिक कारण भी थे सर। अन्य कारणों में तो आ ही गया इमीडिएट वाला। अन्य कारण भी थे, उस समय कोविड आ गया था, दुकानें खुली नहीं थी, जुबा केसरी नहीं मिल पा रहा था। चलो वापस आ जाओ। पॉलिटी वाले को राजनीतिक कारण समझाने पड़ते हैं, बाकी कारण तुम्हें इको वाले समझाएंगे, ये तुम खुद समझे हुए हो, और ये कारण तुम्हें हिस्ट्री के टीचर समझा देंगे। मैं तुम्हें राजनीतिक कारण बताता हूं। उस समय पर कई सारे अधिनियम लाए गए थे, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत आया था। लैप्स का पता है तुम्हें? नहीं पता है? उत्तराधिकार वाला सिद्धांत आया हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति जो लड़ी थी, वो क्यों लड़ी थी? बिकॉज ऑफ गंगाधर।
और गंगाधर का कनेक्शन है उनके वारिस से। उनसे ये कह दिया गया था, अंग्रेजों की नीति थी हड़प नीति, और अंग्रेज ये कहते थे कि अगर किसी राजा रानी का असली वारिस नहीं है तो इसका मतलब वो संपत्ति ऑटोमेटिकली विलय हो जाएगी अंग्रेजों के पास में। तो रानी लक्ष्मी ने कहा ये कौन सी बात है, ये तो हमारी भाई प्रतिष्ठा की बात है। जमीन को हम लोग ना मान सम्मान से देखते हैं। हम लोग ज्यादातर जब जमीन का पूजन पूजन करते हैं मकान बनाने से पहले, यानी जमीन चली जाना मतलब हमारी रिस्पेक्ट चली जाना। अब यहां पर राजनीतिक इंटरफियरेंस हो गया था, क्योंकि जो उस समय के गवर्नर थे उसने घोषणा कर दी थी कि भैया हम तो तुम्हारे उत्तराधिकार ना होने की वजह से ले लेंगे। इन्होंने भी बेटा गोद लिया था, आपको पता होना चाहिए, गंगाधर इनका अडॉप्टेड बेटा था। इनका तो ये कारण था। दूसरा, उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कर दिया था। सती प्रथा सामाजिक थी, परंतु सती प्रथा को हटाने के लिए अधिनियम आ गया था। आप पढ़ोगे, जिसने भी घटना चक्र की किताब लगाई है उसे मिलेगा, एक्ट आया था और उसके साथ में एक ऑर्डिनेंस आया था, एक्ट नंबर 17 करके, ठीक है। उसके साथ बाल विवाह निषेध कानून बना दिए थे, हाँ 56। उसके अलावा और भी ऐसे कानून बना दिए थे। उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकली एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस थी, तो मानना था भारत के अंदर रहने वाले लोगों का कि अगर हम समुद्र पार करके दूसरे देश में जाएंगे तो हमारा जो हिंदुत्व है या जो भी धर्म है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मिलिट्री में पोस्टिंग जानबूझ के दूर दूर प्रांतों में देते थे, सिंगापुर, जापान, बर्मा, जापान में तो नहीं देते थे, और जगहों पे देते थे, जिससे ये भी एक कारण बन चुका था। तो इन सभी कारणों की वजह से 1857 के विद्रोह होने के चांस इतने ज्यादा प्रबल थे कि सब लोग टूट गए, और उसका तत्कालिक कारण मिल गया था मंगल पांडे की वजह से। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को। इन्होंने जो घटना करी थी उस घटना के पता है ना सभी को, वो घटना कहां हुई थी? बैरकपुर में। बैरकपुर मेरठ में नहीं है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, मेरठ अलग था, ये ध्यान रखना। मेरठ से पहली क्रांति के लिए सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था, क्योंकि इन्हें वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में फांसी हुई थी। अब ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हैं इतिहास में, लेकिन जो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा वो मैं बताऊंगा। मुझे ये बताओ, 1857 का युद्ध, 1857 का युद्ध लेबर ने लड़ा था या राजा रानी ने लड़ा था? आप बताओ। अब घूमे तुम बोले सर ये क्या पूछ लिया आपने। मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि मुझे एक एक क्या कहते हैं उसका नाम पता है। रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, लियाकत अली थे, कानपुर से तात्या तोपे थे। बिल्कुल गलत जवाब। नेतृत्व करना एक अलग होता है जो आजकल चलता है। बरेली से बहुत से लोग थे, खान अब्दुल गफ्फार खान का भी नाम जोड़ा था, कई सारे लोग थे, ठीक है। और इतना ही नहीं, बिहार से भी हुआ था, बिहार से भी नाम जोड़ा जाता है, जगदीश सिंह जी का, आदरणीय जगदीश सिंह का, ठीक है। सिवान जिले से मैं गया था, देख के आया था। फिलहाल मेरा मानना यह है, तुम ध्यान से समझो, और जो चीज अब तुम्हें कनेक्ट करेगी ना वो तुम्हारा पॉलिटी का रास्ता आसान कर देगी। सर कैसे? अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि 1857 में हमने जमीन छीनी, हमने लोगों से राजनीतिक चीजें छीनी, हमने धर्म छीना। इस वजह से जितने भी राजा और रानी थे वो आगे आए, और आगे आके उन्होंने करा बैटल। सबसे बड़ी बात, किसी गरीब, किसी दलित, किसी ऐसे आंदोलनकारी का नाम आगे नहीं आता है। नाम आता है कि बरेली से किसने लीड किया, जो ये नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मान ली। उसके अलावा नाम आता है कानपुर से तात्या तोपे ने करा। अंग्रेजों को इससे बिल्कुल मतलब नहीं था कि जनता ने लड़ा या कौन सी क्लास ने लड़ा। अंग्रेजों के दिमाग की पॉलिसी जो थी वो यही काम कर गई। उसने सोचा अगर ये हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं तो हमें राज करने में आसानी होगी। इसीलिए तुम देखोगे कि तुम्हारा भारत विभाजित हो गया था, एक तरफ थी रियासत और एक तरफ थे राजा और रजवाड़े। ये राजा और रजवाड़े ऐसे ही नहीं बने थे, इसे बनाने के पीछे कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी और क्लियर होगा। तो 1858 में जो क्वीन थी ना, रानी, उसे मौका मिला। क्वीन ने फोन करा मेरे पास भविष्य में, ठीक है ना, जो के समझ जाना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्वीन ने कहा यार अभिषेक, मेजर ह्यूज रोज भी मारे गए, वो भी मारे गए, सारे मारे गए, ठीक है, कैंपबेल भी मर गए। अब मुझे ये बताओ, मुझे तो ये पूरी तरीके से लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हार जाएगी और भारतीय पुनः अपना कब्जा ले लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ देगी और मेरा भी नाम गिरेगा, क्योंकि विश्व में मैं तो साम्राज्यवाद बना रही थी, मेरी एक प्रतिष्ठा थी, मुझ पर ह्यूमन राइट्स वाले भी थूकेंगे आजीवन जब जब इतिहास पढ़ा जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको राय दी, उनके वकीलों ने राय दी होगी, मैं तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। तो उनके जो प्रमुख होंगे सेक्रेटरी, उन्होंने एडवाइस करा कि क्वीन यही तो गोल्डन टाइम है,
तुम भी क्या चाहती हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से भाग जाए, ताकि सारा का सारा प्रॉफिट डायरेक्टली तुम्हारे हाथ में आ जाए। कंपनी करप्शन करती है, और भारतीयों को भी तुमसे चिढ़ नहीं है। उसे अगर तुम साबित कर दो कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुझसे भी गद्दारी कर रही थी, तुमसे भी गद्दारी कर रही थी, तब क्वीन के दिमाग की बत्ती जली बिना मेंटोस खाए। तब उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके सारा कार्यभार डायरेक्टली अपने हाथ में ले लूं, तो लोगों पे एक विश्वास बढ़ जाएगा कि हमारी रानी कितनी गुड है, और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दूं तो अंग्रेजों में मेरी जय जयकार के नारे लग जाएंगे। इसलिए 1858 में सबसे पहले जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, 1857 का आखिरी फांसी तात्या तोपे जी को दी गई, उसके बाद सब कुछ कब्जे में आ गया पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी के। तब क्वीन आती है हीरोइन बनके एकदम, और क्वीन घोषणा करती है आज से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। जो कंपनी 1833 तक 1853 तक खत्म नहीं हो रही थी, क्वीन को मौका मिल गया था। क्यों? क्योंकि जितने भी भारत के अंदर काम करने वाले अधिशासी थे, फौज थी, सबके सब ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे थे, स्ट्राइक पे थे, काम पे नहीं जा रहे थे। क्वीन को लगा ये मौका है, अगर मैं बोलूंगी तो जो प्रशासन में भारतीय लोग आ चुके हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी छोड़ने को बैठे हैं। अगर मैं घोषणा कर दूंगी तो ये सोचेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छी तो क्वीन है, उसको आजमा लो। और क्वीन ने इस गोल्डन टाइम का फायदा उठाया, और क्वीन ने 1 नवंबर 1858 को उस समय के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में एक व्यक्ति भेजा जिसका नाम था कैनिंग, और उससे सारी घोषणा पढ़वाई। और अगर तुम वो घोषणा पढ़ोगे ना तब तुम्हें मजा आएगा। उस घोषणा में लिखा हुआ है कि आज से तुम्हारी जमीन तुम्हारी, हम तुमसे कोई भी संपत्ति के अधिकार नहीं छीनेंगे, धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मिलिट्री की सैलरी बढ़ाएंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देंगे। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के 1784 में जो 2 हमने पद बनाए थे, एक बीओसी यानी कि निर्णायक वाला और दूसरा निदेशक वाला, इन दोनों को भी खत्म कर देंगे। और ये सब आता है एक अंग्रेजी टर्म के अंदर जिसे बोला जाता है गुड गवर्नमेंट। सर गुड गवर्नमेंट की हिंदी माने अच्छा सरकार? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बताया। गुड गवर्नमेंट का मतलब होता है इंग्लिश वालों अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। और क्वीन ने कहा कि मैं पहली बार जवाबदेही सरकार लेके आ रही हूं, और इसी के साथ क्वीन ने एक और घोषणा करी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, तो जो भी चीजें जानी जाएंगी वो जानी जाएंगी हिज और हर मैजेस्टी के नाम से। किसके नाम से जानी जाएंगी? मैजेस्टी। क्योंकि ये प्रश्न मेंस में आ सकता है, हिस्ट्री में भी आ सकता है, पॉलिटी में भी, कि 1858 ने क्वीन ने जो अपनी उद्घोषणा करी थी उसके अंदर निम्नवत कौन कौन सी घोषणाएं थी? तो रिलीजियस अधिकार वापस कर दिए थे, जमीन के अधिकार वापस कर दिए थे। अब तुम जरा ये बताओ, तुम रहते हो काशीराम में, तुम्हारा 250 गज का प्लाट है, तो तुम्हारा प्लाट तुम्हें वापस मिल जाएगा, तो क्या ये जमीन वापस करने का अधिकार तुम्हारे लिए था? ये था राजाओं को खुश करने के लिए, ताकि उनकी रियासत दिखा दी जाए कि देखो क्वीन कितनी अच्छी है, तुम्हारे 1600 गांव तुम्हें वापस कर रही है। ये कारण था जमीन वापस करने का। और इसी बात से जितने राजे रजवाड़े थे उन्हें एक नई उम्मीद आई कि क्वीन तो अच्छी है। और इसी चीज का फायदा उठा के एक शब्द है हिंदी में, उसे बोलते हैं तुष्टीकरण, अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब होता है तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए मैं कुछ भी अच्छा अच्छा बोलूंगा, अच्छा अच्छा करूंगा, तुम मेरी साइड आ जाओगे। तो अब अंग्रेज 1858 से तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर चुके थे। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट? पूछो कृष्णपाल, कुछ और डाउट हो? कोई डाउट नहीं? सर 1858 में जमीन वापस करना, धार्मिक हस्तक्षेप करना, इसके अलावा क्या करा? घोषणा कर दी कि हमारी अकाउंटेबल सरकार है। अभी मैं बताऊंगा 1858 में कौन से नए नए पद सृजित हुए, आप सब कनेक्ट कर जाओगे। 1784 वाले पिट्स की दोहरी सरकार खत्म करना, कंपनी खत्म करना, ये दिखाना कि कंपनी से हम भी परेशान थे, जितना भी पैसा है वो भारतीयों के लिए, उसके इंतजाम करना कि तुम्हें हम इतना फंड भी देंगे, ये भी देंगे। और तो और भारत के अंदर पहली बार अकाउंटेबल सरकार का सपना इन्होंने ही दिखाया था, जो आज भी चल रहा है। 1947 के बाद 2023 तक भी हमारी जो सरकार है अकाउंटेबल है। कैसे? ये तुम्हें अपने आंसर में लिखना पड़ेगा कि 1858 में ऑल्दो क्वीन के इसके पीछे प्रॉफिट कारण नहीं था, डायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन सर उसने हमें गुड गवर्नेंस, जवाबदेही सरकार दे दी, जो 2023 में भी फायदेमंद है। कैसे? मीडिया, आरटीआई, ये सब क्या है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ई गवर्नेंस, ये सब क्या है? आज तुम डीएम से पत्र लिख के कह सकते हो कि हमारे जिले का विकास क्यों नहीं हो रहा। अब उस समय मैंने शाहजहां को फोन मिलाया, मैंने कहा शाहजहां
ये तुमने यार इतना करोड़ों अरबों रुपया खराब कर दिया यार, ये तुमने प्यार की निशानी बनाई है, क्या बनाया, गिराओ इसे। और तुमने बना कैसे लिया, और तुमने मजदूरों के हाथ काट दिए, ह्यूमन राइट। बोला ऐसा अभिषेक तुझे फांसी दूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले मैं होता कौन हूं जवाब देने वाला, और तू होता कौन है जवाब पूछने वाला। इसका मतलब उस समय पे अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं थी। तो क्वीन ने जब अकाउंटेबिलिटी दिखाई, गुड गवर्नमेंट दिखाई, तो भारतीयों की आंखों से जो डबल चश्मे लगे थे वो हट गए। उन्होंने कहा यार जवाबदेही वाली सरकार, हम क्वीन को डायरेक्ट पत्र लिख सकेंगे, हम क्वीन को लव लेटर मतलब क्वीन को आरटीआई लेटर लिख सकेंगे। ये मैं जानबूझ के बोलता हूँ ट्रिक के लिए, तुम लोग एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अपने मतलब की चीज सुन के कितनी जल्दी, अरे सर ने तो, हाँ मुझे पता है। अब तुम हिस्टोरिकल तथ्यों से छेड़छाड़ मत करो, एनसीईआरटी से बहुत डेटा डिलीट हो चुका है। वो उनके 14वें पुत्र को जन्म देने के उपरांत मर गई थी, किसी से भगा के शादी करी थी, उनकी छठी बीवी थी। हाँ ठीक है, क्या करा जाए, उस समय अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं थी, नहीं पूछ सकते थे तुम 14 बच्चे क्यों, हम दो हमारे दो। नहीं नहीं, एनसीईआरटी हमने नहीं लिखी है, एनसीईआरटी जिन लोगों ने लिखी है उसके पीछे उन्होंने जो तथ्य दिए हैं वो उन लोगों के हैं। हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से तो हम बात करें तो इंडिया के अंदर काफी चीजें सच में, ये डिबेट का इशू है, मैं इसे ऑन कैमरा तो अवॉइड ही करूंगा, ठीक है। मैं समझता हूं कि हिस्ट्री या तथ्य जो है वो आज भी, अब जैसे आप बताओ ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन की आपने भाषा पढ़ ली क्या? आज भी नहीं पढ़ पाए कि एक सिविलाइजेशन थी जो आती है और एक ऐसी भाषा लिखती है जो इस क्रम में लिखी, फिर इस क्रम में लिखी, फिर इस क्रम में लिखी, आप उसे डिकोड ही नहीं कर पाए। अगर वो डिकोड हो गई और उसने कह दिया हमसे पहले इस धर्म के भी लोग आए थे, तब क्या कर लोगे? तो ऐतिहासिक जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के, आपको टीचर पढ़ाएंगे कि इतिहास के तथ्य होते हैं, स्रोत होते हैं। जैसे सिक्का हुआ, न्यूमिस्मेटिक, किताबें हुई, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट हुए, रिलीजियस हुआ, बिल्डिंग्स हुई, ठीक है। तो इन सब चीजों के बेसिस पे एक हिस्ट्री बना दी जाती है। हम नहीं कह सकते कि हिस्ट्री सत्य है या असत्य बात है, हम बस ये कह सकते हैं कि क्वीन ने गुड गवर्नेंस लागू कर दी, क्योंकि वो दिख रही है। बजात तुम क्वीन के नाम से खुश क्यों हो रहे हो? जोक नहीं समझता लड़का। चलो अब 1858 में तुम्हें आज ये भी समझ में आएगा कि सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, वाइसरॉय क्या था। जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं बताओ, सेक्रेटरी बड़ी या वाइसरॉय? सचिव बड़ा। अच्छा, लगता तो नहीं सचिव बड़ा। अच्छा, ये लोग पढ़े लिखे हैं। इतना सही नहीं आंसर देना था अभी, मतलब सही आंसर है। चलो अब ध्यान से समझना, 1858 में इसे क्यों बोलते हैं क्राउन्स एक्ट, यानी भैया महारानी का अधिनियम काहे बोला था इसको? क्योंकि क्राउन ने इस एक्ट को बनवाया था। किससे बनवाया था? संसद से ही। लेकिन इसकी घोषणा कहां पर करी गई थी? तो भैया एक आदमी भेजा गया था जिसे तुम लोग क्या बोलते हो? वाइसरॉय। सर ये वाइसरॉय तो था ही, सर क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे? नहीं, इसे खत्म करके इसे बनाया था इंडिया, और इंडिया वाले को भी खत्म करके किसमें बनाया? इसे। अब मुझे ये बताओ, उस समय तुमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल के साथ भी 4 लोगों की टीम बैठा दी गई थी। यहां पे तो हम दे रहे हैं जवाबदेही वाली सरकार। तो वाइसरॉय की क्या उम्मीद है कि वाइसरॉय अकाउंट को मैनिपुलेट यानी कि छेड़छाड़, चोरी, करप्शन नहीं करेगा? तो यहाँ वाइसरॉय के साथ भी तो भेजोगे ना। तो सेम वाइसरॉय के साथ भी यहां पर अधिशासी परिषद भेजा गया था, ये ध्यान रखना। यानी इंग्लिश वालों एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हिंदी वालों अधिशासी परिषद, यहां भी वाइसरॉय के साथ था। क्योंकि वाइसरॉय घंटी बजाता था तो पानी लेके कोई नहीं आया, तो उसने क्वीन से बोला मैं खुद ही पानी लेने जा रहा हूं, खुद ही पॉलिसी बना रहा हूं, मैं क्या क्या कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं है, मैं आईएएस, पैट, पीसीएस, बीएड सब कर रहा हूं। तो क्वीन ने कहा अरे बेटा चिंता ना करो, तुम सिर्फ आईएएस की तैयारी करो, एसएससी वाले भेज रहे हैं, ग्रुप डी। ठीक है, बात आई समझ में? तो भैया यूपीएससी के साथ एसएससी हमेशा चिपका रहा है, और तुम लोग एसएससी से यूपीएससी पे जाने का प्रयास करते हो, गलत है। पहले यूपीएससी पढ़ो फिर एसएससी पे आ ही जाओगे। चलो, तो ये हो गया। इसके साथ ध्यान से सुनना, अब हम थोड़ी देर के लिए इमेजिनरी यूरोप बना लेते हैं, यही लंदन वंदन बना लेते हैं। और हमें यह पता है कि लंदन के अंदर संसद थी, सभी को पता है, पार्लियामेंट थी वहां पे। वहां की जो संसद थी, ध्यान से समझना, इसे ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए संसद। और सभी को पता है कि क्वीन कभी संसद में नहीं जाती, वहां की क्वीन संसद में नहीं बैठती हैं, क्योंकि वो अपनी डेरोगेटिव मतलब उनका रिस्पेक्ट का ओहदा होता है। संसद कोई कुछ लेके जाना होता है तो वहीं से चले जाते हैं, जो भी उनके बस सच्चे बच्चे में। कोई स्पेशल ओकेजन हो गई, धागा काटना, फीता काटना, ठीक है, बिल्डिंग का पेंट वेंट देखने आना, तो क्वीन भी ना जाती, वरना क्वीन का इन्वॉल्वमेंट संसद से नहीं होता ज्यादातर। हुआ ये, अब ध्यान से सुनना, ये रहा तुम्हारा भैया इंडिया, ठीक है, मेरा भी है, तुम्हारा भी है, सबका इंडिया। अब इस इंडिया में तो क्वीन ने बैठा दिया वाइसरॉय को, उसके साथ में बैठा दिए 4 एसएससी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अधिशासी परिषद, ज्यादा ही बैठा दिया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब आती है
कि सर वाइसराय का पद बढ़ा या सेक्रेटरी का पद बढ़ा। तो सेक्रेटरी समझो बैठाया कहां था, सेक्रेटरी कभी भारत ना आया, ना भारत आने की जरूरत पड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ इस संसद के अंदर एक कमरे में बैठता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इस कमरे का नाम था इंडिया। एक तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी समझो जो भारत के लिए काम करती थी ब्रिटेन की सांसद ने, और इस सेक्रेटरी को भी दे रखे थे 15 लोग। कितने लोग? जिन लोगों को भी नींद आ रही है, भैया तुम्हारी गलती है, मैं तो पहले दिन से ही पढ़ा रहा हूं, तुम नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो वो हंस रही। अरे बेटा तुम तो यही कर रही हो खाली। कुछ बच्चे नाखून खा लेते हैं, कुछ बच्चे अपने पैर के जूते फीते बांध के फिर खोल लेते हैं, बोले इसी में बिजी रहो। है डिफरेंट पीपल बिग प्रॉब्लम। हमें अरे बेटा क्या बताएं, संस्कारी हैं तो सिर्फ पैरों पे ही नजर रहती है। नहीं मैं बुढ़ा नहीं हुआ भैया, अभी मेरे 28-29 चल रहे हैं, 39-40 नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। अब वैसे भी मैं 28 का लगता भी नहीं हूं, ये तो तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। चलो तो हाँ प्योर 30 के लगते हैं, चलो हाँ 24-25, अब तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो कृपया जो भी लोग यहाँ 24-25 के हैं वो मुझे साथ लेके ना घूमे, घर पे ना बुलाए, तुम्हारे घर वाले शिक्षक के नाम से भ्रमित हो सकते हैं। बोले शिक्षक बना के ला रही है, नया ड्रामा चल गया है, वाह। ठीक है, अब चलो वापस आ जाओ। उसके बाद ध्यान से सुनो, तो भैया इंडिया में पद सृजित कर दिया वाइसरॉय का, क्लैप बजाने वाली बात नहीं थी, इधर देखो तुम। उसके बाद लंदन की जो संसद थी वहां एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई 15+1 के साथ, क्योंकि एक थी सेक्रेटरी सचिव ऑफ स्टेट, कौन सा स्टेट, तो भैया इंडिया के अंदर जो पूरी मशीनरी काम कर रही है। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज, वाइसरॉय इन चारों को भेजता था या इन लोगों को भेजता था, जाओ पूरे इंडिया के अंदर निष्पादन करो, जाओ ये कार्य करो, ये करते थे। ये सारी की सारी रिपोर्ट किसे देते थे? वाइसरॉय को। और जो वाइसरॉय था ये सारी रिपोर्ट बना के भेजता था सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी अपने 15 लोगों के साथ सारी रिपोर्ट बना के भेजती थी संसद को, संसद सारी रिपोर्ट बना के भेजती थी क्वीन को। तो अब अपने आप तुम क्रम अनुसार लगा सकते हो कौन बड़ा, वाइसरॉय से बड़ी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से बड़ी संसद, संसद से बड़ी क्वीन। लेकिन यहां पर ये जो 4 स्टेप का प्रोसेस है इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, जो तुमने 1773 में पढ़ा था। यानी कि जांच भी हो रही है, नियंत्रण भी हो रहा है, और कंपनी तो अब बची नहीं, तो वाइसरॉय पे नियंत्रण और कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये बात आई समझ में? ये बात क्लियर हो गई। और वाइसरॉय के पास में यहां पर सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही नहीं था, वाइसरॉय को भारत के लिए लॉ भी बनाने का अधिकार था। तो उसके पास यहां दोनों तरीके के परिषद थे, न्यायपालिका वाला परिषद भी था, कार्यपालिका वाला परिषद भी था। यही तो बात थी, इंडियंस को लगा यार भारत के लिए लॉ वो बना रहा है जो भारत में बैठा है, और लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये लॉ ये बनाता ही नहीं था, ये तो अपनी रिपोर्ट में लिख के भेज देता था सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी संसद के पास, और संसद ही भारत के लिए नियम बनाती थी। बात आई समझ में? अब ध्यान से समझना, सर कई जगह हमने पढ़ा है कि ये जो सेक्रेटरी का पद बनाया गया ये किसी पद को खत्म करके बनाया गया था। तो तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है, 1784 में जो पिट्स के अंदर डबल टी थे, तो जो दोहरी सरकार थी जिसे बीओसी बोलते हो और सीओडी बोलते हो, उन्हीं दोनों को खत्म करके, क्योंकि उनके बीच में हमेशा कलेश होता रहता था, उसे खत्म करके जो पद सृजित करा उसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? ये इंपॉर्टेंट है, लिखो, प्री में यही आता है। फ्लो चार्ट बनाते चलो, लिखते चलो। 10 बज गया, अभी तो टाइम भी है। इसका मतलब हम गांधी जी का ड्रीम देखेंगे आज। क्या लिख रहे? सुबह छोले भटूरे खाए? अच्छा चलो लिख लो। आपको क्या लिखना है मैं फिर बता दूं, आपको बस ये लिखना है कि सेक्रेटरी स्टेट, राज्य के सचिव का पद 1784 के पिट की दोहरी सरकार समाप्त करके बनाया गया, बस। 1784 दोहरी सरकार मतलब बीओसी यानी कि नियंत्रक बोर्ड और दूसरा निदेशक बोर्ड। कृष्णपाल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद क्लियर हुआ? ये कहां बैठता था? भारत के कौन से रोजगार ऑफिस में बैठता था सेक्रेटरी स्टेट? अरे सर भारत में बैठता ही नहीं था। और वाइसरॉय कहां बैठता था? वैसे प्रश्न आता नहीं, एसएससी में आ सकता है कि वेयर वाज द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय? बंगाल में था, कहां था? फोर्ट विलियम में था, कहां था? सोचना, इतना आंसर नहीं देना होता है, सही था, कलकत्ता ही था।
ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट है, उस समय कहते थे थोड़ा कंट्रोल दो, रेस खत्म किया इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल इसको 1858 में समाप्त करे, इसलिए आप पढ़ते हो 1858 में दोहरी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब क्रम अनुसार लक्ष्मीकांत में लिखे हैं। आप बोले थे ना पढ़ के आए तो हाँ लिया तो अरे बहुत अच्छा करा, आप कनेक्ट अच्छा कर पाओ। यहां तक कोई डाउट? सर वाइसराय सेक्रेटरी का खेला देख लिया हमने, हम समझ गए। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या यहां तक? पार्लियामेंट क्वीन समझ गए? ठीक है, अब तुम्हें आएगा मजा, क्योंकि अब मैं बोलूंगा नोट्स। सिर्फ 10 बिंदु में लिख के लाया हूं कि जो वाइसरॉय ने डिक्लेरेशन प्रयागराज में करी थी उसमें कौन सी 10 बातें थी, वो पॉइंट वाइज लिख लो, एक एक वर्ड का पॉइंट है उसे लिख लो। क्योंकि आज तुम्हारे सामने एक वर्ड आएगा जो तुम्हें यूपीएससी के प्रीलिम्स में मिलेगा, जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग, यानी प्रशासनिक सुव्यवस्थितता। अरे कठिन वर्ड है, लिखवाऊंगा। हाँ प्रावधान 1858 में जो प्रावधान थे उसमें डिक्लेरेशन क्वीन ने क्या क्या बुलवाया था कनिंग से, तो वाइसराय ने क्या क्या पढ़ा था वो 10 पॉइंट थे, लिख लो। लिखो सबसे पहला, कंपनी खत्म, EIC लिखो और उसके ऊपर ऐसे कट मार दो और लिखो खत्म। अब बाद में उठाएंगे, फोन उठा लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आया है, हमारे पिताजी पूछ रहे 400 लिए, हम कह रहे हैं हाँ, तो वीडियो उसमें पहुंच गया। तुम लोग वीडियो देखते ही नहीं, तुम्हें क्या बताओ। हाँ अब तो थी, अब तो सब देखा था तुमने, फोन भी आए थे हमारे पास। अच्छा देखे थे, अभी इतने ही अकाउंट बना पाए हम फर्जी। अच्छा वो तो खैर अभी अभ्युदय का है, लेकिन बरेली वाले में 2.32 लाख सब्सक्राइबर है, तो मैं सोच रहा हूँ उनके वाले ग्रुप में भी चैनल का हल्के से लिंक शिफ्ट कर दें। सही वजह आती, थोड़ी अर्निंग होगी अभ्युदय की। चलो लिखो पहला पॉइंट, कंपनी खत्म है, पैसा बजा। चलो दूसरा, वाइसरॉय नियुक्त किया गया। वाइसराय का हिंदी में भी नाम वाइसराय मिला है हमें, अगर किसी और को कुछ मिल जाए भैया तो ढूंढ लेना। हाँ वाइसराय, ठीक है, वाइसराय का पद सृजित किया या वाइसराय नियुक्त किया गया, सिंपल सी बात है। मैं एक एक पॉइंट में ही लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हारे ऊपर मेंटल लोड ना पड़े। इंग्लिश में वाइसरॉय अपॉइंटेड, हाँ बिल्कुल प्रथम। एक अंग्रेजी में शब्द है कनिंग, CUNNING, SSC वालों इंग्लिश में आती है तुम्हारी बुक ऐप। कनिंग का मतलब होता है शातिर, चालाक, मेरी तरह। तो उसी ने वाइसरॉय में ऐसा ही उन्हें एक आदमी मिल गया, उसे बोलते हैं CANNING। वो कनिंग नहीं कैनिंग था, तो कैनिंग याद रखो कि भैया चालाक आदमी भेजा था जिसका नाम कैनिंग था, CANNI। अरे ट्रिकें हैं सब घटिया घटिया, लेकिन याद रखो। इतना याद करके क्या याद रखेंगे? तो तुम्हें जैसे विलियम बेंटिक भी पता था, हाइस्टिंग भी पता था, कुछ बोल नहीं रहे थे, कर रहे थे। हमें तो लग रहा है पता नहीं बीमार हुए हो कि पिटे हो घर पे सुबह। चलो तीसरा लिखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पद अधिशासी परिषद वाइसरॉय के साथ जोड़ा गया। हिंदी वालों अधिशासी परिषद, इंग्लिश वालों एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय के साथ भी जोड़ा गया। अच्छा आप इंग्लिश में लिख रही हैं? नहीं सर, हम दोनों में लिखेंगे, लिखो दोनों में। कार्यकारी परिषद मतलब जिसमें आपको याद रहे। वैसे मेंस में कोई कोई वर्ड इंग्लिश में डाल सकते हो अपने आंसर में, मार्क्स नहीं कटते। मेरा अभी का ही तजुर्बा है हाल का। अधिशासी परिषद, हाँ अरे एक दो बार डाल सकते हो, जैसे एक्सक्यूज मी का मतलब बताओ। अब क्या लिखोगे अगर एक्सक्यूज मी आगे लिखने को? लिखोगे ना एक्सक्यूज मी? नहीं, जरा सुनिए को, प्लीज लिसन। अब बताओ, देखो मैंने यूपी SSC के एग्जाम दिए हैं बहुत, और ट्रांसलेशन भी आता है मुझे। बैकअप प्लान्स। चलो चौथा लिखो, चौथा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य में सचिव, राज्य के सचिव का पद ब्रिटेन की संसद में बनाया गया। राज्य के सचिव का पद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन पार्लियामेंट, ठीक है। सचिव, राज्य के सचिव का पद ब्रिटेन की संसद में बनाया गया, संस्थापित किया गया, ठीक है ना। कतई हिंदी पे ही आ जाओ तो। सर 10 रुपए दे दो क्या? अरे हमसे पूछ लो, हम बताएं? वो सिर्फ महिलाओं के लिए। हाँ अगला लिखो, अगला लिखो भैया, धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई 1858 में। धार्मिक स्वतंत्रता, अगरबत्ती धूप बत्ती सब लगाने का अधिकार मिला तुम्हें। कुछ लोग लड़के लगाते हैं ना अपने रूम में, और लड़कियां भी लगाती होंगी शाम को, की फ्रेशनेस बनी रहे। उसके बाद नींद आ जाती है कुछ लोगों को, क्योंकि वो उनको नुकसान पहुंचाती है। फिर लड़के कहते हैं इतना अच्छा माहौल बना, हम सो ही गए, पढ़ नहीं पाए।
रिपीट कर दें, लड़के और लड़कियां धूप बत्ती लगा लेते हैं। अच्छा, कौन सा पॉइंट रिपीट करें ये बताओ। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक इसके आगे वाला यही बोला था, लास्ट वाला धूप बत्ती था इसके बाद। अच्छा, लिख लिया, दीपमाला लिख लिया, यही नाम था। चलो, उसके बाद अगला लिखो, इसे इंग्लिश वाले पहले लिख लें, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, FISCAL, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हिंदी वाले इसे लिखेंगे सर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, यानी सर्व मामलों में जवाबदेही, सभी मामलों में जवाबदेही। हाँ, सार्वजनिक, ये कह सकते हो कि सार्वजनिक या यूनिवर्सल जवाब का अधिकार। हाँ, बिल्कुल सही, जो चाहे लिख लो। इंग्लिश वाले लिखेंगे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इसके बाद तुम्हें 1861 और 92 और 1909 ऐसे समझ में आएगा जैसे तुमने कभी नहीं समझा होगा, क्योंकि उसमें 6, 16 और 60 का नियम है। लिख लिया, अगला लिखो, अगला। अच्छा, अगला है इसमें, क्या है? इक्वल जस्टिस, समान न्याय की बात कर दी। वाह भाई वाह, इक्वल जस्टिस, ये तो मुझसे हाँ, ये तो इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है मुझसे कि 1858 में इक्वल जस्टिस पहली बार आया था। ठीक, इक्वल जस्टिस, समान न्याय। उसके बाद अगला, संपत्ति की सुरक्षा, प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। इक्वल जस्टिस, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, सामान्य न्याय, संपत्ति का बराबर का अधिकार। कितने 8 हो गए होंगे ना? हाँ, लिख लिया प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। संपत्ति का अधिकार भी लिख लिया ना, और समान न्याय, इक्वल जस्टिस, ये कुछ कुछ फंडामेंटल राइट की तरह भी तुम्हें लग रहे होंगे। अगला लिखो, लास्ट, संसद के प्रति जवाबदेही। अब देख रहे हो ना, इंडिया वाले सीधे क्वीन को कौन सा लेटर लिखेंगे वो तुम जानते हो, अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, संसद की जवाबदेही पहली बार देखने को मिली 1858 में। देखो बजाज तो भेजते पत्र, लेकिन उस समय हमने पोस्टिंग नहीं, पूरा एक आदमी भेज दिया। अभी उस आदमी के बारे में भी वर्णन होगा। अभी देखना हमने सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कहां पहुंचाया। हाँ, 10वां लिखो, जवाबदेही। कितने पॉइंट हुए? हाँ, तो लिखो, एक और बता रहा हूं, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि लिखो क्वीन ने, और क्वीन इस समय कौन थी? विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने, ठीक है, सीधा शासन या प्रत्यक्ष शासन ग्रहण किया। लिखो, क्वीन विक्टोरिया एक्वायर्ड डायरेक्ट सोवरेनिटी, यानी कि क्वीन विक्टोरिया ने सीधा शासन या प्रत्यक्ष शासन अधिग्रहण करा, परंतु वाइसरॉय के जरिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया कनिंग कौन सी घोषणा करने आया था, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये मेंस का प्रश्न भी है। आपने एक बात की थी। हाँ, आपने विक्टोरिया को आपने नाम लिए, मन दे रही होती मर गई। कौन? अच्छा, वैसे क्वीन एलिजाबेथ तृतीय कब मरी थी पिछले साल? 8 सितंबर 2022 को इनका प्रश्न था। उसके बाद चार्ल्स तृतीय आ गए, और उनकी जो सेरेमनी वेरेमनी थी ना, उसमें इंडिया से बहुत से पॉलिटिकल लीडर। ये कैमरे नहीं बोलना है। पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था, मारे नहीं मर रही है 96 साल की काली जुबान। चलो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां तक 1858 क्लियर है। अब तुम्हें सब कुछ मिटा करके सिर्फ एक अंग्रेजी का वर्ड लिखना है, और तुम्हें पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्वीन ने लोगों को अच्छी सरकार, जवाबदेही सरकार दी थी, या क्वीन अपनी होशियारी दिखा रही थी। तो तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना है कि जो तुम्हें बाहर से अच्छा अच्छा दिखता है, 2 महीने के बाद उससे फोन पे बात करने के दौरान तुम्हें समझ आता है कि वो कितना अच्छा था। गहरा पॉइंट है, इसे समझ जाओ। क्वीन का एक्ट बाहर से हमें लग रहा था एकदम अल्फा एक्ट। अल्फा एक्ट मतलब क्या एक्ट? क्या एक्ट? इंडिया के लोग बड़े खुश, अरे भैया दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, क्वीन तूने भी गांधी जी से पहले कर दिया कमाल। ठीक है, तो क्वीन से सब बड़ा प्रभावित हुए, लेकिन अंग्रेज कभी भी अपनी नीतियों का उजागर नहीं करते थे, क्योंकि वो तुमसे पहले संसद के माध्यम से नियम बना रहे थे। तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग थी ना, हमसे ज्यादा इवॉल्व थी। इसीलिए 1858 के पीछे एक सबसे बड़ी चाल थी, जिसे इंग्लिश वाले लिखेंगे, लिखो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग, और हिंदी वालों तुम भी लिखो, प्रशासनिक गलत सुव्यवस्थितता। सर ये क्या होता है? सर इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेचुलेशंस, साम्राज्यवाद पूर्ण हुआ, क्वीन का ड्रीम फुलफिल हुआ। उसने ईस्ट इंडिया कंट्रोल से ट्रांसफर करा ली सारी की सारी आर्मी। पूरी पूरी इंडिया के अंदर जितनी टेरिटरीज थी किसके कंट्रोल में आ गई?
तो इसका मतलब क्वीन ने जो सपना देखा था इंपीरियलिज्म का वो पूरा हुआ। परंतु 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 अभी सिर्फ सपना ही पूरा हुआ है, अभी एक और समस्या आ जाएगी। भारत के अंदर 1858 के बाद 1861 का टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले विद्रोह, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और दूसरे देशों का क्रिटिसिज्म ब्रिटेन को हावी पड़ने लगा। ठीक है, क्योंकि 1857 की घटना हुई तो ब्रिटेन में थी, लेकिन इसका विश्व व्यापक ध्यान गया था। उस समय जितने बड़े बड़े राइटर्स थे जो ह्यूमन राइट जैसी चीजों की बात करते थे, उन्होंने भी लेख लिखना शुरू करे। तो ये तो मेंस में पढ़ना कि ऐसे कौन से राइटर थे अंग्रेजी जिन्होंने इस ब्रिटेन के 1857 की क्रांति के कृत्य की अवहेलना करी है। ये तुम्हें मेंस में भी लिखना चाहिए और प्री के हिसाब से भी पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आता है मजा। वो बात ये थी कि क्वीन एक बात जान चुकी थी कि अगर हमने भारत के अंदर भारत के लोगों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल नहीं करा तो फिर भारत के लोग पुनः क्या कर सकते हैं, विद्रोह। 1857 को टालने के लिए क्वीन ने होशियारी दिखाई और मुबारक हो, अब तुम 1861, 1892, 1909 में ये सिर्फ 3 बोले जाते हैं परिषदीय अधिनियम, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट। क्यों? क्योंकि इन तीनों काउंसिल के अंदर भारतीयों की भागीदारी अब बढ़ने वाली है। बात आई समझ में? इसीलिए 1861 में पहली बार तुम देखोगे कि 3 राजा जोड़े गए, महाराजा ऑफ, भूल गए, दिनकर राव पटियाला, महाराजा ऑफ बनारस, ठीक है, राजा ऑफ पटियाला और उसके बाद सर दिनकर राव, ये 3 भारतीय क्यों बैठा ले अंग्रेजों ने? ताकि 1857 दोबारा ना हो पाए। अच्छा, किसी गरीब को, किसी लेबर को बैठा ला, क्योंकि उन्हें पता था 1857 में नहीं लड़े थे सामान्य व्यक्ति और ना ही कोई ऐसी लेबर क्लास का युद्ध था। ये युद्ध था राजा और रानियों का। अगर राजा रानियों को कंट्रोल कर ले गए तो फिर भारत में हम लंबे समय तक सुव्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। ये बात यहां तक क्लियर है? अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी लेता हूं, फिर इसके बाद तुम्हें कंटिन्यू करता हूं। ये चंक बहुत जरूरी है। ये 61, 92, 1909 ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत आराम से बड़े प्यार से समझाऊंगा, वरना जीवन भर ये घूम जाओगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, स्थानीय स्वशासन क्या होता है, लेजिस्लेटिव में बैठे थे कि एग्जीक्यूटिव में 3 भारतीय बैठे थे, समझ नहीं पाओगे। बड़ा ध्यान देना, बहुत आसान कर दिया मैंने इसको। इसमें तो पानी कमी है बजात, खत्म हो जाएगा। सरकार आई थी तब तक न्यायपालिका पे कुछ प्रभाव इसका पड़ा था। हाँ, 1858 में सबसे बड़ी बात यह है कि वाइस रॉय के साथ में, मैंने अभी जस्ट बोला था, शायद मैं लिखवाया भूल गया, आप लिख लेना, कि वाइस रॉय के साथ जो एग्जीक्यूटिव परिषद आया था, साथ में लेजिस्लेटिव परिषद भी बनाया था कि इंडिया को लॉ मेकिंग दिखानी है कि देखो तुम्हारी विधि यहीं बन रही है। समझे बात को आप? यहां तक डाउट क्लियर? देखो जो लोग रेगुलर आएंगे, अभी 2 दिन जैसे नहीं आना है, मैं ये नहीं कह रहा तुम आओ, रेगुलर आओ, जैसे बैठ के इतनी देर झेल मिले बोर हो लो वो आओ, वरना 2 दिन बाद प्रियम्बल शुरू होगा, तब तुम प्रस्तावना पढ़ने आ सकते हो नए सिरे से। क्योंकि देखो हर चीज की ना एक स्टोरी है। अगर तुम्हें, मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हें ये पता ही नहीं चल पाया दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में शाहरुख खान था कि कौन था, तो तुम तो अमरीश पुरी को हीरो समझ लोगे। बाहुबली में हो सकता है तुम कटप्पा की पूजा करने लोगे, यही है बाहुबली, हमें तो पता ही नहीं है। तो हर स्टोरी समझने के लिए ना तुम्हें पहले दिन से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है? जैसे कोई आया था, आज नहीं आई है, उन्होंने आती कह दिया गुड मॉर्निंग मैम, ज्योग्राफी वाली मैम आए थे, हाँ, तो भैया जेंडर परिवर्तन पे विश्वास नहीं है मुझे, तो इतना ज्यादा कंसेप्ट उनका, हाँ नहीं, वो इससे ऊपर है, मेरी नजरों में उनका सम्मान है। हैं? 2 घंटे? ये बच्चे पता खून की उल्टियां करना शुरू कर देंगे। अभी इतनी देर में तो सो लेते हैं, पीछे कुछ आइटम भी आ गए, 2-3 हाथ में बढ़ के खा भी लिए। यहाँ पे बाल भी, लड़कों के भी बाल सही हो रहे हैं, अब तक तो लड़कियों के ही होते कोचिंग में, लड़के भी ऐसे कर ले रहे हैं बिना नहाए। अरे भैया तुम सामने किसे समझा रहे हो? अब अरुण वाला पॉइंट आता है, मैं पहले वहीं बैठता था और टेक्निकली पहले वाले सत्र में मेरा एनरोलमेंट भी था। चल आ जाओ। अब भैया तुम्हें एक बात समझनी है बड़ा प्यार मोहब्बत से, उससे पहले तुम ये इस तरीके से चार्ट बनाते चलना, और इस चार्ट के पीछे मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कारण क्या क्या थे, बस ये 3, क्योंकि इसके बाद में 1909 के बाद तुम्हें गांधी जी समझाएंगे पूरा एक्ट, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, और गांधी जी क्या गजब समझाएंगे बड़े।
1861 के पहले कौन सी ऐतिहासिक घटना थी जिस घटना की वजह से भारतीयों की भागीदारी अब सरकार को अपने साथ बनानी ही बनानी पड़ी? कौन सी घटना थी? तो आप इसके नीचे ऐसे लिखोगे और लिखोगे हिस्टोरिकल रीजन, यानी सर ऐतिहासिक कारण इसके जो थे वो 1857 की क्रांति थी। ये ऐसे करके आप लिखते चलोगे, चार्ट बनाते चलोगे, एक एक लाइन का सीक्वेंस, ठीक है सर। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर भारतीयों को हमने शामिल नहीं करा तो भारतीय हमारे लिए समस्या पैदा करेंगे, इसलिए 1858 ने क्वीन ने, ध्यान से लिख लेना इसको भी, 1858 में क्वीन ने एक पद सृजित करा था, उसे बोलते थे वाइसरॉय। और सर आदरणीय वाइसरॉय जी के साथ में 2 पद और बना दिए थे। वो कौन से थे? सबसे पहला था अधिशासी परिषद और एक और था जिसे बोलते थे लेजिस्लेटिव परिषद। मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, इसे बोलते हैं अधिशासी परिषद। काउंसिल का अर्थ बेटा परिषद होता है और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी परिषद, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है? क्योंकि इसके बाद तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल सही बात है, आगे कस्तूरी का इंतजाम है वरना थोड़ा दिखता। मार्कर नहीं ठीक चल रहा है बेटा, यहाँ जीवन नहीं ठीक चल रहा है, तुम मार्कर को लेके दुखी, ठीक है। हाँ बेटा समझ में आया? कुछ आ गया समझ में? सर की राइटिंग समझ ली? समझो सब पुण्य हो गया तुम्हारा जीवन। हाँ बताओ। हाँ बजाज क्या कह रहे हो तुम? उर्स चल रहा? हाँ नगर पालिका में मैं बोल भी दे रहा हूं, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है। मेरा आई फ्लू ठीक हुआ, वैसे बड़ा गलत ठीक हो गया, मुझे मजा आ रहा था, ठीक। ये अलग ही चला गया लेवल। तो कब है फिर अरुण का स्वयंवर? नहीं अरुण कह सकता, चलो मैंने ये बताया, ध्यान से समझो। 1861 में, उससे पहले 1861 लाने की जब जरूरत पड़ी तो इसे परिषदीय अधिनियम इसलिए कहा गया क्योंकि अब इनके परिषद में भारतीयों की भागीदारी होगी। सर परिषद क्या होता है? तो परिषद वाइसरॉय साहब को तुम मान सकते हो उस समय इंडिया में सबसे टॉप का आदमी, इसके साथ दो सदन की प्रक्रिया चलाई थी, एक था एग्जीक्यूटिव और एक था लेजिस्लेटिव। इंग्लिश में बोलते हैं अधिशासी और लेजिस्लेटिव को बोलते हैं विधायी। ये दोनों परिषद थे। नहीं नगर वगर पालिका बिल्कुल कंफ्यूज मत करो किसी को, जस्ट कीप क्वाइट। अभी नगर पालिका पंचायत सब भूल जाओ, हिल जाएगा दिमाग। इस समय तक कुछ नहीं था, वो 73वां 74वां संविधान संशोधन 91 92, उसके बाद आर्टिकल्स आए थे 243 से, मुझे सब रटे हुए पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे आओ, ठीक है। कौन चूचू कर रहा भैया? इधर देखो, इधर अरुण, यहां लग जाओगे। अब भारतीयों को शामिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें कहीं बुक में कहीं नहीं कोई समझाएगा, चैलेंज देता हूं यूट्यूब पे भी कोई नहीं समझाएगा, कि जो 3 भारतीय बिठाए गए थे, 3 भारतीय, ध्यान से समझना अरुण, ऑक्सीजन भी कम कर दो। 3 भारतीय यहां बैठाए थे कि यहां बैठाए थे? मेरी बात फिर से समझना, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सर 3 भारतीय थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, वो कार्यकारी परिषद में, रुक जाओ, कार्यकारी परिषद में बैठाए थे कि विधायी में? ये जो बता देगा। कार्य में आगे से आया, इधर विधायी आया, इधर सर कुर्सी पे बैठाए थे, हाँ बिल्कुल सही। और इधर कहां बैठाए थे? अरुण तुम तो बैठ ही गए। हाँ पीछे इधर कहां बैठाए थे बताओ? दीपमाला सर मेरा तो पहला दिन। इधर से बालको कहां बैठाए थे? जमीन पे। हाँ कहां बैठाए थे? जिस प्रकार से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सर। भैया तुम रहने दो, राष्ट्रपति नहीं आया अभी यहाँ पे मनोनीत करने का सिस्टम मैं बताऊंगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बस मेरा भी सवाल समझो। बजात सबको पता है कि तुम्हें कितना आता है, तुम बस मुझे उतना बताओ जितना मुझे चाहिए। मैं जो चीज पूछ रहा हूं वो बताओ कि एग्जीक्यूटिव में बैठाया, लेजिस्लेटिव में बैठाया? मैं जो तुम्हारा आंसर है बोलूंगा। हाँ एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव वाले हाथ खड़ा करो, अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा बहुत तगड़ा। लेजिस्लेटिव वाले हाथ खड़ा करो। आज के समय इंडिया में एक रूल चलता है, मैं सिचुएशन बता रहा हूं, मुझे बताओ, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट संसद में क्यों पढ़ा? चर्चा हो सके, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ वहीं पर क्यों चर्चा करी उन्होंने? वो हो सकता है पब्लिक के सामने यहां पर रैंप लगा करके वहां क्यों नहीं चढ़ के पढ़ दिया? यही तो मेरा सवाल है। यू आर गेटिंग टू दैट पॉइंट। हाँ वैधता, लेजिटिमेसी, लड़के ने सही पकड़ा, बस थोड़ा सा और दायरा बढ़ाओ। इधर मेरा सवाल ये है सर, बजट जो होता है,
संसद के प्रति जवाब दें, ये भी उत्तर पे सही आ रहे हो, लेकिन तुम लोग एक सिद्धांत भूल रहे हो। हाँ सर, जांच और नियंत्रण भी ठीक है, वो सिद्धांत, हाँ इधर से क्या लगता है, आंसर तो भले ही गलत दो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करोगे ना, 28 मई को करके आए थे ना, किसी को बिना बताए, तब भी हाथ रख के, ये देख रही है। हाँ बताओ क्या लगता है, क्यों? सिंपल सा रूल है, आज के समय पर कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को। नहीं समझे मेरी बात, मैं समझा दे रहा हूं। निर्मला सीतारमण मिनिस्टर है, और मिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव। इंडिया के अंदर स्टेट है, स्टेट का मतलब 3 विंग, लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी जो सबसे अलग है। जुडिशरी अपना काम बिल्कुल अलग करती, जुडिशरी का संसद में बैठने का कोई प्रावधान नहीं है। ये क्लियर हो? क्लियर है। इन तीनों लोगों में एक चीज पकड़ लो, निर्मला सीतारमण जो है वो एग्जीक्यूटिव है, तुम्हारे राष्ट्रपति भी एग्जीक्यूटिव है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव पूरे भारत के लिए विधि नहीं बनाता। वो कौन बनाता है? विधायिका। सुप्रीम कोर्ट उस विधि की व्याख्या करता है, उस विधि का ये बताता है संविधान से मैच हो रहा है कि नहीं। लेकिन मेरी बात फिर से समझो, निर्मला सीतारमण एक अधिकारी है, यानी कार्यपालिका के अंदर आती हैं। उन्हें कौन सा पद मिला है? बजट पेश करने के लिए वित्तीय मंत्री का। अब एक मंत्री उत्तरदायी है अकॉर्डिंग टू मेरे सिद्धांत किसको? विधायिका को, और वो जो विधायिका है वो है संसद। ये बात आती है। लेकिन 1858-1861 के समय रूल उल्टा था। उस समय विधायिका जो लॉ बनाती है वो उत्तरदायी थी कार्यपालिका को। ये चीज समझ लेना, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सर ये आज उल्टी व्यवस्था हो चुकी है, यानी पहले जो क्वीन थी उसने विधि बनाई थी ब्रिटेन के संसद में, वहां पे यही सब चल रहा था जो भारत में था, लेकिन उसने इंडिया के अंदर उल्टा गेम चलाया था। इंडिया के अंदर कार्यपालिका मजबूत थी, वाइसरॉय कौन था? इस पे दोनों पावर थी, लॉ बनाने की भी, एग्जीक्यूशन की भी, लेकिन ये प्रमुखता क्या था? एग्जीक्यूटिव। वहां एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, ये बात समझ लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर आज की व्यवस्था ऐसी है, वित्तीय मंत्री हो गई, कोई भी मंत्री हो गया, वो संसद के समक्ष एक बिल पढ़ता है, संसद के अंदर विधायक बैठे होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते हैं, वो सब विधि बनाते हैं। क्लियर है? उनके सामने एक मंत्री जाके क्यों पढ़ता है? क्योंकि कोई भी मंत्री कोई भी नियम बनाता है तो वो उत्तरदायी है कि जो लोग चुन के आए हैं विधायक अपने अपने क्षेत्र से, उनके प्रति पढ़े और वो उसको पास करें कि ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, सही है या नहीं जा रहा है। हो सकता है कि जो सामने बिल पढ़ रहा है उसी पार्टी के लोग, सर बस 2-3 मिनट और लगेंगे, उसी पार्टी के लोग जो संसद में बैठे हैं उन्हीं का व्यक्ति बिल पढ़ रहा हो। मेरी बात समझना। आ जाइए सर। जैसे कार्यपालिका में निर्मला सीतारमण जी अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हो, संसद के अंदर उसी की मेजॉरिटी हो, तो उनका जो बिल पढ़ा गया या बजट पढ़ा गया वो पास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्लियरली ध्यान दो, ध्यान। अरुण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि कार्यपालिका और विधायिका साठ गांठ करके बैठे हो, तभी तो न्यायपालिका बनाई गई कि हम उन दोनों के फैसले के खिलाफ जा सकें। लेकिन भारत में एक रूल सृजित है, वर्तमान में एक रूल एप्लीकेबल है कि एग्जीक्यूटिव लाइबल टू लेजिस्लेटिव। बात आई, कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को, पर उस समय उल्टा था। उस समय विधि बनाने की शक्ति छोटी थी, निष्पादन करने वाले एग्जीक्यूटिव को ऊपर रखा गया था। कमाल की बात थी। इसीलिए उस समय इंडियंस को एक धोखे में रखा गया और कहा गया कि हम तुम्हारा चुनाव नहीं करा रहे, लेकिन हम तुम्हें नामांकन के जरिए देखो बैठा रहे हैं विधायी परिषद में। यानी सपने दिखाए गए लॉ बनाने के, लेकिन उस समय लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव से नीचे थी। तो अल्टीमेटली इंडियन के साथ कर दिया गया मजाक। इसीलिए 1861 में 3 राजा बैठा लिए गए, सिर्फ नाम मात्र के, कि भैया देखो हमने भारतीयों को कहां ले जा करके बैठाया है, वाइसरॉय के साथ डिनर कर रहे हैं, वाइसरॉय के साथ खाना खा रहे हैं, देखो भैया वाइसरॉय कितना अच्छा कर रहा है। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि क्वीन जिसकी सरकार चल रही है, क्वीन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। बात आई समझ में कि वो तीनों राजा कहां बैठे थे? सर लेजिस्लेटिव परिषद में। ये किसके अधीन था? वाइसरॉय के। सर इन तीनों को कैसे चुना गया था? तो जो बजाज ने बोला नामांकन से। यानी वाइसरॉय एक दिन मोहल्ले में घूमने गया, बोले तुम ठीक दिख रहे हो, तुम ठीक दिख रही हो, तुम खराब दिख रहे हो, तीनों आ जाओ। तो तीनों को लिया और ले जाकर के बैठा दिया। और इन तीनों को ना कोई आजादी नहीं थी। ये विधि बनाने वाले आयोग में जरूर बैठे थे, सदन में जरूर बैठे थे, ना तो ये ससुरे बजट पढ़ते थे, ना तो ये बजट पे बहस कर सकते थे, ना तो ये बिल पढ़ सकते थे। तो काय बात की शक्तियां। अब मैं तुम्हें 1892 पढ़ाऊंगा ना, तो उससे पहले पढ़ के आना कांग्रेस का इतिहास, क्योंकि 1885 में कांग्रेस आ गई थी, तब तुम्हें मजा आएगा। वीडियो बंद कर दीजिए।
ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कुछ कुछ तो। हाँ